हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग आज का सेशन यूनिवर्सिटी की पाठशाला का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे मस्त तरीके से डिटेल में। पिछली ही क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को स्टार्ट किया हुआ है और आज उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसको समझते हैं फटाफट से। कुछ बेसिक्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। आज ट्रांसफार्मर के एक एक पार्ट्स का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में डिटेल्स, और खास बात लेक्चर के एंड पर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन होगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़े हुए कैसे पूछे गए हैं वो थोड़ा सा आपको देख करके आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अब बिना देरी किए। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पे हम लोग पहुंच गए थे और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पिछली क्लास में कि हमारे आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस पर कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो होंगे, ये सब के सब टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर कवर होंगे। फिलहाल के लिए अब हम अभी का अपना टॉपिक जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ रहे हैं और ऐसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिससे उसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होता है। हर एक पार्ट की क्या बेसिक डिटेल्स होती है और उस पार्ट की क्या यूसेज है, क्यों उस पार्ट को वैसा पर्टिकुलर बनाया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पिछली क्लास में हम लोगों ने कोर और वाइंडिंग के बारे में बात किया था। ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि उसका कोर जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो जब एडी करंट्स लॉसेस के बारे में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक सर्किट के भीतर, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर कोर का फॉर्मेशन जो है उसको पतले लैमिनेटेड शीट्स के फॉर्म में किया जाता है जस्ट टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो एडी करंट लॉसेस को उससे कम किया जा सकता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, रेजिस्टेंस वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लैमिनेशन करने का मकसद ये है कि आपने इलेक्ट्रिकली सभी शीट्स को एक दूसरे से अलग कर दिया है, लेकिन मैग्नेटिकली अभी भी सारे शीट्स जुड़े हुए हैं। तो हर शीट से जब फ्लो होगा वहाँ पे, या फ्लो नहीं बोलना चाहिए, जब ट्रांसफ़र होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट जो वहाँ पे बनेगी, शीट के पतले होने की वजह से हायर रेजिस्टेंस होगा और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो वहाँ पे करंट का फ्लो डेफिनेटली अफेक्ट होगा। और कौन सी करंट? एडी करंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कोर के बारे में पढ़ा, ट्रांसफार्मर कोर के बारे में। ये हमारे ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज डिटेल में यहाँ पे जितने भी पार्ट्स मेंशन्ड है इन सब के बारे में बताऊंगा, एक एक करके। इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर पार्ट पे। सबसे पहला मैंने आपको कल बता दिया है ट्रांसफार्मर कोर क्या होता है, किस मटेरियल से बनता है, सीआरजीओ का कंस्ट्रक्शन रहता है, सिलिकॉन स्टील क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, सबका यूज़ देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, 3% से ज़्यादा सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ब्रिटलनेस को बहुत हद तक बढ़ा देगा। कार्बन का कंपोनेंट जो है या कार्बन का कंटेंट जो है इसके अंदर 0.1% से ऊपर नहीं रखिएगा, नहीं तो क्या करेगा वो, नहीं तो उस कंडीशन में मटेरियल की रिलक्टेंस जो है उसको इंक्रीज कर देगा। और हमारे कोर के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट हमारा ये होता है कि इसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है दैट हैज़ टू बी हाई। परमिबिलिटी जितनी अच्छी होगी आपका कोर उतना प्रॉपरली कंडक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करना है, उसको खाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ट्रैवल करवाना है अपने थ्रू। तो उसके लिए परमिबिलिटी का फैक्टर हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम भी रहेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो चल जाएगा, या रेजिस्टेंस बहुत हाई भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलक्टेंस हाई नहीं होना चाहिए इनके अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको ये रिलक्टेंस, परमिबिलिटी, ये सब वर्ड्स में समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप मैग्नेटिक सर्किट का पोर्शन आई बिलीव कि आप देखने के बाद ही ये ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैग्नेटिक सर्किट्स जस्ट इससे पहले का चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, उसके अंदर कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट वगैरह भी मैंने आपको करवाया हुआ है, तो वो पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। और दूसरा, कम से कम सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी आगे चल के हम लोग कुछ केवीए रेटिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो वो समझ में आए उसके लिए आपको सिंगल फेज एसी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सब कंटेंट हम लोगों ने पिछले ही चैप्टर्स में कवर कर लिया, ताकि अब ट्रांसफार्मर में इनको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े, सीधे इसका रेफरेंस लेके हम लोग पढ़ सकते हैं आगे। तो ट्रांसफार्मर कोर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया पिछली क्लास में, और उसके बाद बात की अबाउट द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग अलग अलग तरीके की प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि सैंडविच टाइप वाइंडिंग है ना, हेलिकल वाइंडिंग्स, ऐसे स्पाइरल वाइंडिंग, बहुत सारे तरीके की वाइंडिंग जो है वो प्रोवाइडेड रहती है इसके अंदर। और वाइंडिंग के साथ साथ जो ट्रांसफार्मर का कोर हमारा बनता है, वाइंडिंग के साथ साथ जो हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन ओवरऑल जो होता है ना, उसके अंदर भी जो आप टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बताते हो, उसमें उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे
हम लोग कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे। हालांकि उसको अलग से पढ़ेंगे टाइप्स में, बट थोड़ा सा इसका मैं आइडिया बता दूं आपको। तो बेसिक वर्किंग पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं इसको, आज कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कल क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात किए थे अबाउट द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेकंड पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग्स के बारे में मैंने आपको बेसिक डिटेल में बता दिया है कि वाइंडिंग हम लोग कॉपर प्रेफर करते हैं या फिर एल्यूमिनियम, इस दो के अलावा किसी तीसरे मटेरियल की वाइंडिंग को प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। कॉपर या एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं। एल्यूमिनियम से नीचे चले जाओगे आप, मतलब एल्यूमिनियम के बाद और किसी दूसरे मटेरियल की आप बात करोगे तो रेजिस्टिविटी का फैक्टर वहां बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब वाइंडिंग कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत हाई रहती है। अगर रेजिस्टिविटी थोड़ी थोड़ी सी भी बढ़ती चली गई तो ओवरऑल इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कि रेजिस्टिविटी का फैक्टर बहुत हाई हो जाएगा, जो ओवरऑल आपके वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट का डिसिपेशन बढ़ेगा, यानी कि पावर लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर आई स्क्वायर आर लॉसेस जो हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आई स्क्वायर आर लॉसेस को, आई स्क्वायर आर लॉसेस जो हैं इनको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाइंडिंग हमेशा ऐसे मटेरियल का करते हैं जो मटेरियल सबसे कम से कम हीट डिसिपेशन करवा सके। और हीट डिसिपेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना। अगर करंट को मैं एक फिक्स मानूं कि इतना करंट हम भेज रहे हैं तो रेजिस्टेंस ही कंट्रोल कर लेगा पूरा हीट डिसिपेशन। तो मटेरियल की रेजिस्टेंस को अगर छोटी रखोगे आप, हीट डिसिपेशन अपने आप लिमिट में आ जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा कंडक्टिव मटेरियल होगा उतना उसका हीट डिसिपेशन कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कॉपर अच्छा है, कॉपर के कंपैरिजन में सिल्वर अच्छा है, बट सिल्वर की वाइंडिंग करके ट्रांसफार्मर बना देंगे तो वो चोरी हो जाएगा अगले दिन। चलिए ठीक है, तो वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक। वाइंडिंग का टाइप्स भी बहुत सारे टाइप का होता है, उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसके अलावा आप देखेंगे कि तो यही वाइंडिंग की वैरायटी से आपका ट्रांसफार्मर में दो डिफरेंस आता है। एक होता है आपका कोर टाइप का ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। कोर टाइप और शेल टाइप में क्या अंतर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है देखते हैं। देखिए, शेल का मतलब ये होता है, शेल वाले को आपको याद रखना है अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे याद रखेंगे। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखने के लिए सोच रहे हैं तो कैसे याद रखेंगे। देखिए, शेल का मतलब ऐसा होता है कि आसपास से घेरा बना रहे। एक शेल मतलब क्या होता है कि एक कवर, एक जिसको कि बाहरी हिस्सा, बाहरी कवरिंग, आउटर कवरिंग जो है उसी को शेल बोलते हैं हम लोग। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आउटर कवरिंग है और बीच में वाइंडिंग है, ठीक है। तो उससे आप जो उसका डिज़ाइन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो आपको याद आ जाएगा एग्जामिनेशन में। ये मैं पेपर में कैसे याद रखना है ड्रॉ करने के लिए मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके दोनों कॉइल्स जो है वो प्लेस्ड रहते हैं, कॉन्सेंट्रिक भी प्लेस हो सकते हैं, सैंडविच्ड फॉर्म में भी प्लेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो सकता है कि आपका एक तरफ एलवी होगा, एलवी वाइंडिंग, ये आपका एचवी वाइंडिंग होगा। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, दिस इज योर शेल टाइप ट्रांसफार्मर, दिस इज योर शेल टाइप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सेंट्रल लिम्ब के ऊपर है, इस हिस्से को लिम्ब बोलते हैं, इन सबको लिम्ब बोला जाता है, ठीक है, LIMB, ठीक। तो वाइंडिंग जो है वो प्लेस्ड है कहाँ पर, सेंट्रल सेक्शन के ऊपर, और सब तरफ से वो किससे सराउंडेड है, कोर से सराउंडेड है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हियर द कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। शेल टाइप में क्या हो गया, इसके अंदर होगा कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। वाइंडिंग को चारों तरफ से कौन घेरा करके रखता है, कोर बना करके रखता है। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट द कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब जो बच गया वो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, कौन सा वाला, देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यहाँ पे आपके पास एक वाइंडिंग का सेगमेंट है ऐसे, और दूसरा जो सेगमेंट है वो इसके ऊपर है यहाँ कहीं पे, ठीक है। इस तरीके से वाइंडिंग जो है वो किया रखा है इधर पे। ऑडियो वगैरह सब क्लियर है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो वाइंडिंग्स है हमारी वो इन दोनों एक्सटर्नल लिम्ब के ऊपर प्लेस्ड है।
वाइंडिंग जो है, जो हम लोगों ने प्लेस करके रखा है ना, वो एक्सटर्नल लिम्ब के ऊपर प्लेस करके रखा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि किसी एक तरफ आपने इधर एल प्रोवाइड किया होगा, यहाँ पे एच या उल्टा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे नंबर ऑफ टर्न्स उधर कम दिख रहा है तो उधर एल आप लिख लीजिए, दिस इज एल दिस इज एच साइड। ठीक, तो इधर पर क्या हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वाइंडिंग जो है, कॉइल जो है, वो कोर को सराउंड करती है, कि कोर को उसने घेर रखा है अंदर, ये इसी को मान लीजिए कोर है। ठीक, मतलब ये पूरा हिस्सा पिंक कलर का जो दिख रहा है ये पूरा कोर सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हियर द वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। ठीक, आगे चल के जब मैं कोर टाइप और शेल टाइप और प्लस सब वैरायटी की वाइंडिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूंगा चीज़ें, ताकि आपको ये सब लिखवा भी दूंगा कि आपको इस सब में थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, बट अभी फिलहाल इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखने की नीड है नहीं, है ना, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक सेकेंड, तो सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब में लैमिनेशन का अंतर किस तरीके का होता है, एलवी एचवी को कैसे एक दूसरे के ऊपर सैंडविच टाइप से फ्रेम करते हैं, इससे डिफरेंस क्या मिलता है हमको, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो वाइंडिंग का प्लेसमेंट एक अलग फैक्टर होता है, वाइंडिंग किस मटेरियल की यूज़ करना है वो एक अलग फैक्टर होता है, और वाइंडिंग के साथ साथ हम लोग इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक या अगला पॉइंट जो है फिर क्या आता है। वाइंडिंग के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइंडिंग के तौर पर हम लोग इंसुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब वाइंडिंग के साथ साथ उसके सपोर्ट में हम लोग इंसुलेशन यूज़ करते हैं। इंसुलेशन का फैक्टर भी शायद आगे चल के आएगा एज अ सेपरेट टॉपिक, बट अगर नहीं आता है तो उसको हम लोग इसी में आज ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ ट्रांसफार्मर का टैंक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये कोर बना दिए, वाइंडिंग कर दिए, तो टैंक की ज़रूरत क्यों है, उसको तो ऐसे ही खुले में रख सकते हैं हम ट्रांसफार्मर को। देखिए क्या होता है कि जब तक हम छोटे ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो यूज़ होते हैं ना, या छोटे छोटे जो चार्जर्स वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं, उसमें बहुत हीट डिसिपेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हीट का डिसिपेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, हाँ जी, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ही तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है ना। रेजिस्टेंस जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ही तो डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा, और लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस तो उसी के प्रपोर्शन पे चलता है, तो मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा मटेरियल का। ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ लंबाई बढ़ गई ना वायर की, और वायर की लंबाई बढ़ गई तो रेजिस्टेंस का बढ़ाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो I²RT के हिसाब से हीट का डिसिपेशन है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो यही बताती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हीट डिसिपेटेड इज गिवन एज I²RT। टी जो है वो टाइम के लिए स्टैंड कर रहा है कि भाई कितने ड्यूरेशन तक आप करंट भेज रहे हैं वहाँ पे। अब मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ, ये बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि जो ट्रांसफार्मर का कोर था, जो अगर सपोज कर लीजिए हमने यहाँ जो ट्रांसफार्मर बना रखा है, ये बहुत अच्छे से काम करता अगर कम नंबर ऑफ टर्न्स रहती, लेस नंबर ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पे रहते, तो प्रॉपरली वर्क करता, हीट डिसिपेशन कम रहता। आप खुले इन्वायरमेंट में रख देते ट्रांसफार्मर को, बाहर के एम्बियंस के हिसाब से वो ठंडा हो जाता अपने आप। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि आप यूज़ कर रहे हो पावर ट्रांसफार्मर्स। अब पावर ट्रांसफार्मर जो है इसके अंदर नंबर ऑफ वाइंडिंग कॉन्सेंट्रिक जो इसके अंदर वो बनी हुई है, जो कॉइल्स लगी हुई है पूरी की पूरी, वो नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर ह्यूज है, ह्यूज, हज़ारों के रेंज में उसका नंबर ऑफ टर्न जा सकता है। तो अगर हज़ारों के रेंज में नंबर ऑफ टर्न्स है तो बताइए कि लेंथ ऑफ कंडक्टर भी तो कई गुना बढ़ गया। लंबाई अगर बढ़ गई कंडक्टर की तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कई गुना बढ़ गया। वही कॉपर का तार अब कई गुना ज़्यादा लंबाई के साथ यहाँ पे प्लेस्ड है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ हीट डिसिपेशन बढ़ गया। तो ऐसा ट्रांसफार्मर इतना एक्सेस हीट डिसिपेशन करता है कि हो सकता है कि नॉर्मल एम्बियंस की जो टेम्परेचर है वो उसकी हीट को शांत ना कर सके, कूल डाउन ना कर सके। तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, और हाँ, अगर वो इतना सक्सेसिवली इतना स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ हीट अगर डिसिपेट कर दिया तो उसको अगर हम तुरंत ठंडा नहीं कर पाए तो हो सकता है कि वाइंडिंग के ऊपर की जो इंसुलेशन है वो जल जाए। वाइंडिंग के ऊपर की इंसुलेशन अगर हट गई तो आपस में वाइंडिंग शॉर्ट कर जाएगी, शॉर्ट कर जाएगी तो ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा, जल जाएगा, आग लग सकता है उसके अंदर। इतने सारे प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमको ट्रांसफार्मर को आर्टिफिशियली कूलिंग मैकेनिज्म देना पड़ता है, कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ता है उसके इर्द गिर्द सिस्टम कि वो कूल सेगमेंट पर रहे, या वो अपने लोअर टेम्परेचर पर रहे, एकदम से सडनली बहुत हाई टेम्परेचर पर ना चला जाए ऑपरेट करते करते। ठीक है, और उसके टेम्परेचर को कम करने का कुछ साधन हम क्रिएट कर सकें। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमको उसको ट्रांसफार्मर को इमर्स करके रखना पड़ता है
ऑयल में या किसी टाइप की लिक्विड में, खास तौर पे ऑयल ही रहता है ना, हाइड्रोकार्बन बेस्ड वाला जो ऑयल रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑयल के अंदर आपको उसको इमर्स करके रखना है, ताकि दो कारण से। सबसे पहला, ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है, वो एक बहुत शानदार इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो कभी बहुत एक्सेसिव करंट का फ्लो अगर हो रहा है तो वहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज या फ्लैशिंग जो है, इस टाइप की सिचुएशन से बचाएगा। हवा के तुलना में उस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, इस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो पहला तो उस चीज़ से बचाएगा, और दूसरा जो हीट डिसिपेशन हो रहा है ट्रांसफार्मर के भीतर, उसको भी कम करेगा। इस दो पर्पज से हम लोग को क्या करना होता है कि इस पूरे कोर सेगमेंट को ऑयल के अंदर इमर्स करना होता है, डुबाना होता है उसको ऑयल के अंदर। तो भाई तेल में जब डुबाएंगे तो कैसे रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे उसको? आपको पता है ना कि जैसे दिवाली आने के समय जब हम दिए को जब डुबाते हैं पानी में, मिट्टी के जो दिए होते हैं उनको वाटर में डुबा के रखते हैं, इमर्स करते हैं ना उसको, पूरी तरह से अंदर डिप करते हैं। बस वैसे ही ट्रांसफार्मर के कोर को भी डुबा दिया जाता है पूरा ऑयल फिल्ड टैंक के भीतर। तो वो जो टैंक है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका खाली खुला हिस्सा। इसके बगल में, इसके बाहर बाहर के हिस्से में आपको फिन्स दिखाई दे रहे हैं, पतले पतले ब्लेड्स के जैसे फिन्स जो डिवाइडेड हैं पूरी तरह से। ये इसका स्टैंड है जिसके ऊपर ये प्लेस्ड है, और इसी के अंदर डिप करेंगे आप किसको, ट्रांसफार्मर की पूरी कोर को। और फिर वहाँ से इसके ऊपर एक ढक्कन जो है वो लगेगा, और उस ढक्कन के ऊपर से, उस ढक्कन के ऊपर से यहाँ से इसकी बुशिंग्स जो है वो कनेक्ट होंगी इधर से, ठीक है। उस कवर के ऊपर, उस कैप के ऊपर से इसकी बुशिंग्स जो है वो कनेक्ट की जाएंगी लाइक दिस, ऐसे। तो ये इसका एक प्राइमरी साइड हो जाएगा। सपोज कर लीजिए एलवी साइड है कहीं पे, उसकी बुशिंग्स, और यहाँ पे एचवी साइड होगा तो उसकी बुशिंग, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा तो उसके हिसाब से ये चीज़ रहेगी। तो इस हिसाब से इनकी बुशिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, और इसलिए इसके लिए हमको टैंक की ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये है कि सर टैंक क्या चीज़ का बना होता है? चलिए तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग तुरंत इस चीज़ का आंसर करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, दैट इज ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर का टैंक जो है वो किस चीज से बना होता है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय स्टील शीट और एल्यूमिनियम शीट in order to reduce its weight, and increase the pressure and temperature withstanding capability. इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, कि टेम्परेचर जो है और एक्सेसिव अगर प्रेशर डेवलप होता है तो भी आपका वो जो ट्रांसफार्मर का टैंक है वो उतना प्रेशर और टेम्परेचर को झेल सकने लायक होगा। तो नॉर्मली हम लोग स्टील शीट्स का इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और अदरवाइज आप देखें तो उसको एल्यूमिनियम शीट का भी कुछ ट्रांसफार्मर्स में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं इसके बाद। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में बात। अब अगला टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है। मैंने इसीलिए कहा था कि इंसुलेशन अलग से एज अ टॉपिक आएगा, तब उसको हम लोग पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि इंसुलेशन जो है वो क्या बता रहा है, ठीक है। चलिए भाई, तो ट्रांसफार्मर का अगला जो पोर्शन आ गया दैट इज इंसुलेशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ सेगमेंट्स ऐसा इसके ऊपर लगा हुआ है, जबकि इसके अंदर तांबे की तार है, कॉपर वाइंडिंग है जो अलग तरीके से दिखती है। आपको पता है कि कॉपर की वाइंडिंग जो है वो अलग ही डार्क ब्राउनिश कलर की, एकदम बढ़िया सी ग्लो करती हुई या ग्लेजी टाइप की लुक में अपीयर होती है, ग्लॉसी टाइप के लुक में अपीयर होती है। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये ऊपर से लपेटा हुआ ऐसा लग रहा है कि टेप लगा दिया है पूरे वाइंडिंग के ऊपर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, दिस इज द इंसुलेशन पेपर। यहाँ पर इंसुलेशन पेपर का ये लोग यूज़ किए हैं। तो ट्रांसफार्मर के देखिए दो तरीके से ट्रांसफार्मर के ऊपर इंसुलेशन करते हैं। एक तो उसकी वाइंडिंग के अंदर खुद इंसुलेशन रहता है, जो तांबे की तार आप खरीदेंगे वाइंडिंग वायर, वो खुद ही इंसुलेटेड रहती है, इनामेल की कोटिंग लगी होती है उसके ऊपर। आप उसको देखिएगा कभी अगर यूज़ करना है तो आपको उसको थोड़ा सा ब्रश अप करना रहता है,
थोड़ा सा उसको ब्रश करेंगे, ठीक है, तब जाके उसके ऊपर की लेयर खिसकेगी और असली में जो ओरिजिनल जो कॉपर का कंडक्टिंग पोर्शन है वो आपको वहाँ से मिलेगा। नॉर्मली ऐसे ही अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो वो वायर कंडक्ट ही ना करे नॉर्मल पोटेंशियल्स पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर ये जो इंसुलेशन का लेयर लगाते हैं, बहुत रीज़न से लगाते हैं। सबसे पहला तो ये कि आसपास की उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, बीच में जो हवा है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसुलेशन लगा के हम आयोनाइजेशन या किसी भी टाइप का जो डिस्चार्ज है, सडन डिस्चार्ज है या फ्लैश ओवर है, उसको रोक सकते हैं यहाँ पे। जब ये ट्रांसफार्मर एक्सट्रीम पोटेंशियल्स पे वर्क करेगा तो उस कंडीशन में फ्लैश ओवर का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो उसको रोकने के लिए ये चीज़ किया जा सकता है। दूसरा, आपस में जो वायरिंग्स है, जो वाइंडिंग्स है, उनका शॉर्ट नहीं होगा। आसपास में जो मेटालिक सेगमेंट्स है उससे यहाँ पर आयोनाइजेशन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, चलिए इसको भी ले चलते हैं स्क्रीन पर, बोर्ड पर। हाँ जी, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं इसको लिख लेते हैं। ट्रांसफार्मर इंसुलेशन, ये हमारा आ गया पॉइंट नंबर 4, इंसुलेशन। ठीक है, ताकि आपके नोट्स में फोटोज़ भी रहेगी ये सब, तो आपको पढ़ने के समय बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, इंसुलेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंसुलेशन के लिए इंसुलेटिंग पेपर्स का यूज़ होता है, उसके बाद माइका का यूज़ होता है, माइका और ग्लास कोटेड mica are used for insulation। इसके अलावा और भी अलग तरीके से, जैसे कि कॉटन, इसका यूज़ होता है। और पीवीसी को नहीं प्रेफर करते हैं, पीवीसी की मेल्टिंग होने की चांसेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पीवीसी बड़ा जल्दी जो है वो मेल्ट डाउन हो जाता है, जिससे कि खतरा बढ़ जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इंसुलेशन के लिए ये सारा मटेरियल जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी कॉटन वगैरह के अलावा और क्या यूज़ करते हैं? सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स, इन सबको यूज़ किया जाता है फॉर इंसुलेशन। इंसुलेशन का काम बेसिक ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज़ करना उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास, ताकि किसी भी तरीके से फ्लैश ओवर ना क्रिएट हो। जहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं उसी में सप्लाई जाए, ऐसा ना हो कि अननेसेसरीली किसी और मेटालिक पार्ट में सप्लाई आने लग जाए। तो इन सब सिचुएशन से बचाने के लिए हमको ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन देना पड़ता है। दूसरा, उसकी वाइंडिंग्स आपस में भी ना शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो भी इंसुलेशन देना पड़ता है। कभी कभी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग अगर ख़राब हो जाती है, जल जाती है, कहीं से इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इंसुलेशन टेप्स या इंसुलेशन पेपर्स को टेपिंग करके उसको टेम्परेरीली रेडी किया जा सकता है, फिर भी उसको वर्किंग कंडीशन पे लाया जा सकता है। एक बार एक सिचुएशन हम लोगों के साथ अराइज हो गई थी कि प्लांट में वर्क करते करते में क्या हो गया था कि ईएसपी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, उसका ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गया था। और ख़राब हो गया था और सडनली ये इंसिडेंट मैंने बताया भी है और भी अलग सेशंस पर। तो सडनली क्या हुआ था कि उसकी वजह से ईएसपी काम नहीं कर रहा था, और रात का शिफ्ट था, नाइट शिफ्ट के समय ये चीज़ हुआ था। मेरा शिफ्ट शायद मॉर्निंग में था। तो हम लोग जब आ रहे थे, जब प्लांट पहुंच रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि पूरा ब्लैक कलर का स्मोक जो है वो चिमनी से निकल रहा है बाहर, और ये बड़ा बहुत डेंजरस होता है। मतलब जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो अलाउ नहीं करेगी उस चीज़ को, और मतलब पोल्यूशन कंट्रोल वाले तुरंत के तुरंत पहुंच जाएंगे आपके प्लांट में और बंद करवा देंगे अगर आपके ईएसपी से काला धुआं उड़ रहा है तो। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत की बात ये होती है कि आसपास के जो विलेज के लोग होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उनके खेतों में वो जो फ्लाई ऐश जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो फ्लाई ऐश जब गिरेगा तो उससे फसल पे भी बड़ी असर पड़ेगी, बड़ा मतलब हर तरीके से वो नुकसानदायक रहता है। फिर बाकी अपने हेल्थ के लिए तो नुकसान जो होता है वो तो होता ही है बहुत ज़्यादा। तो ये इस सिचुएशन हो गई थी। अब जो ट्रांसफार्मर था वो एलएनटी का ट्रांसफार्मर था, और एलएनटी के इंजीनियर को आने में समय लगता, तब तक उस ड्यूरेशन तक क्या कर दिए थे कि उसको बैकअप पे लेके और डीजी से ऑपरेट करवा रहे थे, डीजल जनरेटर से, जिसमें कि काफ़ी खर्च होता है। डीजी से अगर प्लांट में ऑपरेशन हो रहा है तो मान के चलिए कि वो उसका एवरेज में अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको बताऊं तो 1 घंटे में 70 लीटर का उसका फ्यूल कंजम्पशन रहता है, 70 लीटर पर आवर के आसपास वो कंजम्पशन करता है, एक अच्छा खासा हैवी मशीनरीज को अगर वो रन कर रहा है तो उस पर वो चल रहा था सिस्टम। तो अब हमको अर्जेंटली उसको बनाना था। अगर एलएनटी के इंजीनियर के आने का इंतज़ार करते तो वो हैदराबाद से शायद आने वाला था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसको समय लगता, 1 दिन का, या शाम तक वो आता,
या शायद नेक्स्ट डे पहुंच पाता। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए सडनली हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बनाते हैं ट्रांसफार्मर को, देखते हैं कि क्या इशू है। बट ऐसा करने से उसकी वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वॉइड हो जाती है अगर हम उसको ओपन कर देते तो एक रिस्क लेके हम लोगों ने उसको ओपन किया और वहाँ पर उसका जो इंसुलेशन पूरा चेक किया, मैगर का यूज़ किया हम लोग, मैगर लगा के उसका इंसुलेशन चेक किया तो पता चला कि हमको डाउट था ऑलमोस्ट कि उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गया है। तो उसकी वाइंडिंग का इंसुलेशन जो था वो ब्रेक डाउन हो चुका था वाकई में, उसको वो डिटेक्ट हुआ, उसको पूरा क्लियर आउट किए, प्रॉपर उसकी सर्विसिंग किए, रेडी किए, और इंसुलेशन पेपर जो था उसका इस्तेमाल करना पड़ गया हमको वहाँ पर। और उस समय इसका प्रैक्टिकल यूज़ किया गया कि हाँ वाकई में इंसुलेशन पेपर लगा करके उसी वाइंडिंग को आप फिर से यूजेबल बना सकते हो, फिर से आप उसको चालू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, वो सेफली प्रॉपर रन करता रहेगा जब तक कि कोई बहुत ओवरलोडिंग का केस ना आ जाए, बहुत एक्सेसिव हीट जब तक ना हो जाए, वो वर्क कर जाएगा। तो ये करके फिर उसके कोर को रेडी किया गया और वापस से उसको रीअसेंबल किया, वो चलने लग गया। तो ये इस टाइप की चीज़ें बड़ी काम की होती है, आपको अगर प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन है, पता है आपको कि क्या करना है या क्या फॉल्ट हो सकता है, तो आप उसको प्रॉपरली क्योर कर सकते हो, सही कर सकते हो अवेलेबल अरेंजमेंट्स के अंदर। ठीक है, चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? ट्रांसफार्मर इंसुलेशन के बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है दैट इज़ द ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर में मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ट्रांसफार्मर में ऑयल की क्या नेसेसिटी है। कि बिना ऑयल के अगर आप ट्रांसफार्मर चलाते हैं और पावर ट्रांसफार्मर है तो हीट डिसिपेशन का बहुत खतरा है, प्लस उसके अलावा आयोनाइजेशन वगैरह का जो फैक्टर है वो तो है ही है। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ से ऑयल का लीकेज हो रहा है किसी ट्रांसफार्मर के अंदर से। ये पावर ऑयल का डब्बा जो है ये पूरा देख सकते हैं, बड़े बड़े पावर ऑयल के कैन जो होते हैं वो आते हैं पावर ट्रांसफार्मर के लिए, स्पेसिफिकली डिजाइन रहते हैं। इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई रहती है, अच्छी खासी हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऑयल यूज़ किया जाता है। और दूसरा, इनकी फ्लैश पॉइंट जो है उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर होना चाहिए, मिनिमम 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होना चाहिए, तभी जाके ये कंसिडरेबल माना जाता है, अदरवाइज ये बेकार कंसिडर होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पांचवा पॉइंट, ट्रांसफार्मर ऑयल। पॉइंट नंबर 5, दिस इज ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, इनके बारे में बता भी सकते हैं। इनिशियली एस्करल जो था वो बड़ा पॉपुलर टाइप का ट्रांसफार्मर ऑयल था जिसका इस्तेमाल करते थे। अभी और हाइड्रोकार्बन फिनाइल्स या पॉलीहाइड्रोकार्बन फिनाइल्स जो है उनका कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद द मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है अभी आज के डेट में। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल की क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? इसकी कैपेबिलिटीज में सबसे पहले होना चाहिए हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी हो, एक्सेसिव टेम्परेचर पर भी इसके ऑयल पर ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, कैन हैंडल excessive can handle excessive temperature। तीसरा, without breakdown, without breakdown। फ्लैश पॉइंट शुड बी हाई, इनकी फ्लैश पॉइंट जो है, ये आपको मैं वो टेक्निकल डिटेल्स बता रहा हूँ जिसको कि आप अपने आंसर शीट पे जब मेंशन करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है ना। नहीं तो क्या होता है, कई बार बच्चे पॉइंट्स तो लिख देते हैं लेकिन वो पॉइंट में कैसा लिखा रहेगा कि ऑयल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑयल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरीके के पॉइंट्स लिख के आते हैं। मैंने पेपर चेक करते हुए मैंने कई बार ये चीज़ देखा है, उसमें लिखा रहता है द ऑयल शुड बी वेरी गुड, द ऑयल शुड बी वेरी नाइस, द ऑयल शुड बी वेरी स्ट्रांग। ऐसे पॉइंट्स पे नंबर नहीं मिलता है, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा एज ए इंजीनियर कि आप एज ए इंजीनियर अगर आप ऑयल का स्पेसिफिकेशन बता रहे हो तो लगना चाहिए कि कोई इंजीनियर स्पेसिफिकेशन बता रहा है। ठीक है, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको स्पेसिफाई करने होते हैं। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट शुड बी हाई, शुड बी हाई, और कितना हाई? फ्लैश पॉइंट शुड बी हाई एटलीस्ट अबव 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का फ्लैश पॉइंट उसका होगा तभी वो किसी काम का है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बता देता हूं मैं आपको इसका। इसका डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज
dielectric breakdown voltage of a power transformer should be above 28 kVRMS, 28 किलो वोल्ट RMS, 28 किलो वोल्ट RMS। ठीक है, इतने का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो होना चाहिए इसका कम से कम पावर ट्रांसफार्मर का, कि 28 केवी वो भी आरएमएस पर भी उसकी डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो। उसके आगे जाके अगर उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे ना, तब जाके उसका कहीं पे ब्रेकडाउन अगर होगा तो होगा, अदर देन दैट वो ना ऐसा कोई भी टाइप का ब्रेकडाउन क्रिएट करे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, और इसकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली ऑयल की डेंसिटी, कितने डेंसिटी का ऑयल प्रीफर करते हैं? जैसे हमारी गाड़ियों में इंजन ऑयल जो डलता है, हम लोग देखते हैं ना कि 10W40, 50W20, ऐसा, ये 20W50, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तो उस टाइप का इंजन ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं ना। वहाँ पे डेंसिटी का बड़ा फैक्टर होता है। डेंसिटी कम रख दोगे आप, डेंसिटी अगर सपोज कर लीजिए कम रख देंगे, तो वो ऑयल जैसे ही हीट अप होगा और पतला हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आप ऐसे ऑयल्स को, मिनरल ऑयल्स को जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो पतले हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी, घनत्व जो है वो और कम हो जाता है। तो जैसे जैसे वो थिन होते चले जाते हैं, अब टू व्हीलर्स में या फोर व्हीलर्स की बात करो, ऑटोमोबाइल्स की, तो वहाँ पे नीड अलग है। वहाँ पे फ्रिक्शन को हमको रिड्यूस करना होता है और हीट को, एक्सेसिव हीट को कम करना होता है। यहाँ फ्रिक्शन का कोई सीन नहीं है, तो हमको डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी वर्क करना है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से भी डेंसिटी पे असर पड़ता है, ऑयल पतला होने लग जाता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर तो टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में भी उसकी डेंसिटी जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑयल डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? ऑयल डेंसिटी शुड बी 0.26 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयल की डेंसिटी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.26 kg पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होनी चाहिए क्या? इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 0.26 की जगह 0.96 करिए, 1 से स्लाइटली नीचे रहेगा बस। 0.96 kg पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी, उससे ऊपर ही होनी चाहिए, शुड बी इतना और अबव। इससे ज़्यादा की डेंसिटी रहेगी तो इट इज़ ओके, इससे कम की डेंसिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई ठीक है। 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी और ये सब चीज़ें, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको लिखना ज़रूरी है। प्रीवियसली कौन सा ऑयल यूज़ करते थे? एस्करल यूज़ करते थे। एस्केरल was used previously. Ascaral was used previously as power transformer oil. पावर ट्रांसफार्मर ऑयल, बेसिकली इनका जो कंटेंट रहता है ये पॉलीहाइड्रोकार्बन और फिनाइल का कंटेंट जो है वो रहता है, जिसका कि अगर कंपोजिशन या कंसंट्रेशन अगर 5% या 5 ppm से थोड़ा भी ज़्यादा होता है, तो उसको टॉक्सिक या हैजार्डस वेस्ट की तरह माना जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसके लिए रेगुलेशन है प्रॉपर, कि उतना परसेंटेज से, कि अगर वो 5 ppm से अगर ऊपर हो गया तो उसको भाई हैजार्डस कंसिडर कर दिया जाए सीधे, कुछ ऐसा सोचने का वो नहीं है, तो टॉक्सिक कंसिडर हो जाता है वो ऐसे कंडीशंस पर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आपको पता रहे। चलिए भाई ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग अब जल्दी से। अगला पॉइंट जो है वो ले लेते हैं। तो चलिए ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक चीज़ बता दूं इसमें, पॉली क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनाइल जो है, ये कंपोनेंट इस्तेमाल होता है प्लस मिनरल ऑयल इन कॉम्बिनेशन विथ मिनरल ऑयल forms
द पावर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, द पावर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ठीक है। लेकिन पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल की खासियत के बारे में मैं आपको बता रहा था, इससे होने वाले हैज़ार्ड के बारे में, कि इसका 5 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहा हूँ, तो 5 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन होता है तो उस कंडीशन में, इससे ऊपर अगर हो गया तो ये हैज़ार्डस कहलाता है, ये हैज़ार्डस कहलाता है या टॉक्सिक कहलाएगा, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक ऑयल के फॉर्म में हम इसको फिर उस कंडीशन पे देखते हैं, डेंजरस हो जाता है, ह्यूमन लाइफ के लिए भी डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल फॉर्म करने में। बाकी इंपॉर्टेंट थिंग यही है, इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने टेम्परेचर पर इसका फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। वैसे नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स का फ्लैश पॉइंट जो है वो 300 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो इनका फ्लैश पॉइंट रखा जाता है, फ्लैश पॉइंट रखा जाता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट गाइडलाइन की बात करें तो अबव 140 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। उससे नीचे अगर फ्लैश पॉइंट है तो खतरनाक कंडीशन पर है, क्योंकि उतना टेम्परेचर तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में पूरा डिटेल था। चलिए अब नेक्स्ट अगले टॉपिक पर आते हैं, जरा नेक्स्ट पॉइंट देखें कौन सा है। तो ये तो हो गया भाई ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में डिस्कशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर का बुशिंग्स। ट्रांसफार्मर के बुशिंग्स जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ फोटो पर, इस तरीके से ट्रांसफार्मर बुशिंग्स को शो किया जाता है। ट्रांसफार्मर बुशिंग का काम ये होता है कि उसके अंदर के प्लेस्ड कंडक्टर को बाहर के दुनिया से कनेक्शन प्रोवाइड करना, कि ट्रांसफार्मर के अंदर की जो वाइंडिंग है उसका बाहरी वर्ल्ड से कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमको बुशिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। बुशिंग्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स को कंटेन करते हैं, और ये ऐसा सिरामिक इंसुलेटर, इपॉक्सी इंसुलेटर्स, पोर्सिलेन इंसुलेटर्स, ये सभी प्रकार के इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशंस। और दूसरा देखिए, इनको इंसुलेशन किससे प्रोवाइड करना है, ये ट्रांसफार्मर की टैंक का कवर है, उस कवर के ऊपर, कवर भी मेटालिक है ऑब्वियसली, तो मेटालिक कवर के ऊपर आप इसको प्लेस अगर कर रहे हैं तो चांसेस है कि ये जो आपका कंडक्टर है वो इससे इलेक्ट्रिसिटी या लीकेज करंट का कुछ ना कुछ कंडक्शन हो जाए, या तो आयोनाइजेशन क्रिएट कर ले। उस पूरे से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास इस तरीके से हमको इंसुलेटर्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। चलिए इस फोटो को भी लेके चलते हैं आपके नोट्स में और वहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं इस फोटो को, ठीक है भाई। चलिए तो इसको करते हैं साइड। ये हो गए आपके ट्रांसफार्मर बुशिंग्स। ट्रांसफार्मर बुशिंग्स जो होती हैं वो किन चीज़ों को होल्ड करती हैं। ट्रांसफार्मर की बुशिंग जो है वो दो पार्ट के कॉम्बिनेशन से बनती है। पहला, ट्रांसफार्मर का कंडक्टर जो सप्लाई को कैरी करेगा इन या आउट दोनों चीज़, प्लस इंसुलेटर, ठीक है, प्लस इंसुलेटर्स जो वहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर के टर्मिनल और उसके बाकी के दूसरे डिवाइसेस के बीच एक बैरियर का काम क्रिएट करता है। ओवरऑल बुशिंग का जो वर्किंग होता है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो इनको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर जो इंसुलेशन जो होता है, इसका इंसुलेशन को किससे फॉर्म किया जाता है। इंसुलेशन इसका फॉर्म होता है या तो इपॉक्सी का यूज होता है, इपॉक्सी रेजिन्स, इपॉक्सी रेजिन का यूज होता है ना, या फिर इसकी जगह पे पोर्सिलेन का यूज होता है, और या फिर यहाँ पर सिरामिक का यूज होता है। मेजरली इन्हीं तीन का इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा इपॉक्सी और पोर्सिलेन चलते हैं आजकल। इपॉक्सी रेजिन सबसे ज़्यादा उसमें है, ट्रेंड में है, जो इसके अंदर यूज़ किए जाने में। वैसे पोर्सिलेन बहुत पहले से यूज़ हो रहा है एज अ इंसुलेटर, तो पोर्सिलेन का यहाँ पर इंसुलेशन हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर पानी नहीं रुक सकता है, तो उसको ऐसा बनाया जाता है कि वाटर जो है वो फ्लो आउट हो जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर वाटर रहेगा तो फ्लैश ओवर होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। जैसे बारिश हो रही है, सपोज कर लो पानी को कंटेन कर लिया इसने, अब मान लो इसका डिज़ाइन कुछ अलग तरीके का रहे और वो पानी को कंटेन कर ले अपने अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी ना कि वहाँ से फ्लैश ओवर होने का खतरा रहता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन करने के समय उसका जो डिज़ाइन बनता है वो ऐसे फिन जैसा अरेंजमेंट में इसका डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका बुशिंग का के बारे में हो गया। बुशिंग का काम बस इतना रहता है कि इंटरनल सर्किट को एक्सटर्नल सर्किट के साथ लिंक करना,
थिकनेस वाइज मैंने आपको पहचानने के लिए बताया था पिछली बार कि ये देख करके आप बता सकते हो कि इस साइड पर एचवी के बुशिंग्स है और इस साइड पर एलवी के बुशिंग्स है। ठीक है, पूरे एलवी कॉइल सेट होगा और इस तरफ पे एचवी साइड होगा ट्रांसफार्मर का। ठीक, और ये इस तरीके के यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं बेसिक। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जरा। अब अगला पॉइंट जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये है ब्रीदर। इसको बोलते हैं ब्रीदर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ब्रीदर मतलब सांस लेने वाला हिस्सा। अब ट्रांसफार्मर तो नॉन लिविंग बीइंग है, ये कैसे सांस ले लेता है भाई? देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर चूंकि अब जब ऑयल की बात कर रहे हो, ऑयल इमर्ज्ड कोई भी ट्रांसफार्मर अगर है तो बिना ब्रीदर के उसको यूज़ करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर मस्ट हैव ब्रीदर्स। क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है? तो ये हमारा 7वां पॉइंट, ब्रीदर्स। ब्रीदर्स मतलब ब्रीदर्स का बेसिक वर्क ये होता है कि ये ट्रांसफार्मर की ऑयल जो है उसके अंदर मौजूद नमी या ह्यूमिडिटी का जो पोर्शन होता है उसको डिटेक्ट करना और हो सके तो उसको क्लियर आउट करना। ये दोनों प्रोसेस के लिए ब्रीदर्स की जरूरत पड़ती है। ब्रीदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। ठीक है, लिक्विड इमर्ज्ड पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर लगाना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इसको ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ जोड़ा जाता है। इट इज कनेक्टेड with transformer tank, with transformer tank, और इसका वर्क रहता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन ट्रांसफार्मर ऑयल। खाली डिटेक्ट नहीं, रिमूव भी करता है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, टू डिटेक्ट एंड रिमूव। अब कैसे रिमूव करता है, छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई नया बैग खरीद के लेकर के आते हैं, न्यू शूज खरीद के लेके आते हैं, या इस तरीके की कोई ऐसे लेदर या रेक्सिन टाइप की अगर कोई चीज़ें, खास तौर पे लेदर की अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर एक सिलिका जेल की छोटी सी पाउच, छोटी सी जो पैकेट है वो अंदर आपको दिखाई देती है। बस वैसे ही बड़े फॉर्म में आपको यहाँ ट्रांसफार्मर के अंदर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रीदर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर के ब्रीदर का भी यही काम होता है कि उसके अंदर मौजूद जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर पार्टिकल्स है, उसको सोखना, और उसको सोखने के बाद वो उस ऑयल को मॉइस्चर फ्री बना देता है। ऑयल के अंदर अगर मॉइस्चर बढ़ गया तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी घट जाएगी, वो कंडक्टिंग जोन में पहुंच जाएगा। और उसको यही चीज़ नहीं करना है, हमको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है टू इट्स सर्टन वैल्यू, और उसके लिए मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल के भीतर। तो ये ब्रीदर का काम क्या होता है? सिलिका जेल ब्रीदर जो है हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अंदर पूरे सिलिका के जेल जो है वो कंपाउंड भरे होते हैं। इसके बारे में दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिलिका जेल ब्रीदर बोलते हैं हम लोग इसको, और सिलिका जेल ब्रीदर जो होता है इसका पहचान क्या है? बाहर से ऐसा ट्रांसपेरेंट सेक्शन के अंदर इसको भर के रखा जाता है। ये नॉर्मली नीले कलर का दिखना चाहिए, इसका मतलब कि कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं आया इसके अंदर। लेकिन मान लीजिए अगर ऑयल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है तो ये क्या करेगा? उस मॉइस्चर कंटेंट को खींचेगा और बदले में इसकी रंग जो है, इसकी कलर जो है वो ऑलमोस्ट ब्राउनिश से पिंक कलर तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल में इसका कलर ब्लू रहता है। ठीक है, और अगर अंदर मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर के समय इसकी कलर क्या हो जाती है? पिंक कलर की हो जाती है, ब्राउनिश पिंक टाइप की कलर जो है वो इसकी आ जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो जिस मोमेंट पर ये पिंक कलर या ब्राउन कलर का हो गया तो उस मोमेंट पर आपको क्या करना है? आपको समझ गए कि ये ट्रांसफार्मर ऑयल से ह्यूमिडिटी खींच करके या मॉइस्चर खींच करके रखा हुआ है। अब आप इसको ओपन करेंगे और इसको वापस से रिट्रीव किया जा सकता है इसके पुराने स्टेट पर। इसको आप धूप पर रख दीजिए, धूप में रखते हैं नॉर्मली उसको, और धूप में रखने से क्या होता है कि वो मॉइस्चर कंटेंट जैसी हटता है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का पार्टिकल हटा, तो ये ऑयल वापस, ये ऑयल बोलता हूँ सॉरी, ये सिलिका जेल जो है वापस ब्लू कलर का हो जाता है। बट आफ्टर अ सर्टन लेवल ऑफ यूसेज एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से ये वापस से रिट्रीव नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिलिका जेल ब्रीदर्स हो गए। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट को फटाफट से देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई हमारा? नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफार्मर टैपिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर टैपिंग्स प्रोवाइड करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमको टर्न रेशियो कितना चाहिए, हमको बाहर आउटपुट वोल्टेज में चेंज चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके लिए
ट्रांसफार्मर का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर टैपिंग। जब आप इसको नॉर्मली ऐसे शो करते हो सर्किट डायग्राम बना के, तो आप इसको ऐसा शो करते हो, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से शो करते हो, या कभी कभी आप इसको ऐसा बना देते हो इस तरीके से। वो ट्रांसफार्मर की टैपिंग को दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल बनाते हैं, 50% बना दिए, 100% बना दिए, इस टाइप का 75%, 50%, 25%, ये सब टैपिंग हम लोग शो करते हैं ना। ये असलियत में ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके का होता है ये टैपिंग सेक्शन, जो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर फिट रहता है, इस जगह पर उसकी टैपिंग के सेक्शन को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? टैपिंग जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप के, चलिए डिस्कस करते हैं। तो 8वां पॉइंट, ट्रांसफार्मर टैपिंग। पॉइंट नंबर 8, इट इज द ट्रांसफार्मर टैपिंग। ट्रांसफार्मर टैपिंग्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला कि आप ट्रांसफार्मर को या तो ऑफ लोड कर दो, ठीक है, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके, तब उसकी टैपिंग को चेंज करो, तब उसके जो टर्न्स का जो रेशियो है उसको बदल दो, एक वो होता है। और दूसरा ये होता है कि ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन पे हो, वर्किंग कंडीशन पे, और उसी समय उसकी जो आउटपुट है उसको आप ऑल्टर कर रहे हो, वेरी कर रहे हो। तो ऐसे 2 प्रकार के टैपिंग्स होते हैं। इनका नाम क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इनका नाम जो होता है, एक होता है OLTC, एक जो टैपिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक टैपिंग को हम लोग बोलते हैं, एक इसके अंदर होता है OLTC, और दूसरा होता है DETC। ये दोनों का मतलब क्या है भाई? OLTC और DETC का मतलब क्या होता है? देखिए OLTC क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि मैं ट्रांसफार्मर को ऑफ लोड कंडीशन पे अगर मान लीजिए उसकी टैप चेंज करने वाला हूं, तो इसका नाम होता है डी एनर्जाइज्ड को बोलते हैं हम लोग डी एनर्जाइज्ड टैप चेंजर। डी एनर्जाइज्ड टैप चेंजर ऑफ लोड कंडीशन पे इसकी टैप को चेंज कर सकता है। और ये क्या होता है? दिस इज नोन एज ऑन लोड टैप चेंजर्स, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर्स होते हैं, ठीक है, OLTC और DETC। इनका काम मैंने बता दिया आपको कि सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज में जो भी ऑल्टरेशन करना है, उसके लिए जो टर्न रेशियो में चेंजेस करना है, वो ये लोग करते हैं, ठीक है। आजकल इसके जगह पे ऑटोमेटिक टैप चेंजर जो है वो अब इस्तेमाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अब जल्दी जल्दी से फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर रेडिएटर्स की जरूरत पड़ती है हमको। ये रेडिएटर्स क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के रेडिएटर्स का काम ये होता है कि जब ऑयल एक्सेसिव हीट हो जाए, जैसे आप 2 व्हीलर्स में या 4 व्हीलर्स में देखते हैं आजकल जो बड़ी गाड़ियाँ आती है, 150 सीसी की गाड़ियाँ या उससे ऊपर की जो बाइक्स वगैरह को आप अगर चलाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि आजकल कंपनी उसके अंदर रेडिएटर प्रोवाइड करती है, फैन भी लगा होता है छोटा सा। ट्रांसफार्मर के अंदर भी हीट एक्सेसिव लेवल तक पहुंच जाती है, और उस ऑयल को बचाने के लिए, ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को प्रिजर्व रखने के लिए हमको रेडिएटर्स की ज़रूरत पड़ती है। रेडिएटर्स का काम होता है कूलिंग प्रोवाइड करना। कूलिंग कैसे प्रोवाइड करेगा? कि भाई ट्रांसफार्मर की ऑयल अगर हीट हो रही है तो उसके अंदर एक्सपेंशन होगा तो वो ऑयल फैलेगी, आगे कहीं जाने की कोशिश करेगी, तो बाहर ऐसा रेडिएटर ट्यूब लगा के रखा जाता है। इस ट्यूब के अंदर से होते हुए ये जो रेडिएटर के फिन्स हैं, इनके थ्रू ये ऑयल गुजरती है। जब ये ऑयल यहाँ से गुजरती है तो इसमें भी 2 प्रोसेस होता है। पहला कि बाहर की नेचुरल हवा से उस ऑयल को ठंडा कर दिया जाए और वापस रीसर्कुलेट हो जाएगी वो ऑयल टैंक के भीतर। नेचुरली बाहर की हवा से वो अपने आप ठंडा हो जाए और उसको वापस से अंदर सर्कुलेट कर दिया जाए, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि उसको आर्टिफिशियली ठंडा करना पड़ता है। उसको कूल डाउन करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये होता है रेडिएटर्स, ट्रांसफार्मर रेडिएटर्स, ठीक है। तो रेडिएटर्स को एल्यूमिनियम का भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टील का रेडिएटर प्रीफर नहीं करते हैं, नॉर्मली एल्यूमिनियम का ही प्रीफर करते हैं, बट हाँ कुछ पावर एप्लीकेशंस पर स्टील रेडिएटर्स भी प्रीफर्ड रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ कूलिंग फैन, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर डिसाइड होता है कि कूलिंग फैन भी इसके साथ देना है। हो सकता है कि नेचुरल कूलिंग से वो ठंडा ना हो पाए, तो आपको अलग से कूलिंग फैन का अरेंजमेंट जो है वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है विथ एनी स्पेसिफिक लेवल ऑफ केवीए इंक्रीज ऑफ अ ट्रांसफार्मर।
तो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर के रेडिएटर्स का डिसीजन जो है वो लिया जाता है, ठीक है, कि कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका रेडिएटर जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेडिएटर का यूज सीधे सीधे केवीए रेटिंग के ऊपर बेस्ड रहता है। इसको लिख देते हैं, बेस्ड ऑन केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये तो हो गया रेडिएटर का इस्तेमाल। और देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अगले पॉइंट पर आपको लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट होता है ट्रांसफार्मर का बकहोल्स रिले। बकहोल्स रिले जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले एप्लीकेशन। बकहोल्स रिले के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो भी बनते हैं, बट आपको यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के हिसाब से समझना है कि ये क्या होता है और क्या करता है, ठीक है। बकहोल्स रिले का काम क्या होता है, देखिए इसको पहले ऊपर लेकर के चलते हैं ऑन स्क्रीन, फिर लिखते हैं इसके बारे में। 10th पॉइंट, अलग से इसको एज अ टॉपिक भी बताऊंगा मैं आगे चल के आपको। पॉइंट नंबर 10, बकहोल्स रिले कहां पर एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफॉर्मर्स या पावर ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ 500 kVA and above, 500 kVA and above, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल के भीतर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस पे गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। बहुत सारे तरीके की गैसेस होंगी, कुछ हार्मफुल, कुछ टॉक्सिक गैसेस जो होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि ऑयल है ऑब्वियसली, तो हीट अप जब होगा तो गैसेस का फ्यूजन तो ये करेगा ही, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए जब जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हीट इंक्रीज होगी, या सपोज कर लीजिए ओवरऑल भी ऐसे भी उसकी वर्किंग के समय भी हीट इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि वो इंक्रीज्ड हीट के वजह से गैस फॉर्मेशन वहाँ होना शुरू हो जाता है। अब गैस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है तो उसमें मीथेन हो सकता है। गैसेस में कौन कौन सा हो सकता है भाई, उसमें मीथेन हो सकता है, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस जो है वो इसके अंदर बन सकती है, वो भी लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस, इस तरीके की गैसेस जो है वो बनने लग जाती हैं उसके टैंक के भीतर, जो कि हार्मफुल भी होती है और ओवरऑल प्रेशर का इंक्रीज जो है वो भी कर देती हैं। तो बकहोल्स रिले को हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, बकहोल्स रिले का प्लेसमेंट कहाँ होता है, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछता है, लेकिन हम अभी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग से पूछे उसकी चांसेस कम है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ पर प्लेस होता है, इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक। ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर और उसके मेन टैंक के बीच में बकहोल्स रिले को लगाया जाता है, ठीक है। तो बकहोल्स रिले ये डिटेक्ट करता है कि अंदर गैसेस का फिल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और उस कंडीशन पर जैसे ही ये गैसेस का कंडीशन उसको मिलता है तो पहला ऑप्शन ये रहता है कि वो एक अलार्म ट्रिगर करता है यहाँ से, ठीक है, कि आपको अलार्म सुनाएगा, उस अलार्म को सुन करके आपने उसको कुछ उसका रेमेडी कर दिया तो ठीक, नहीं तो कुछ ड्यूरेशन के बाद वो खुद से पूरा सेटअप को ट्रिप ऑफ कर सकता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये करंट फ्लो को इंटरप्ट कर देता है, सर्किट ब्रेकर को एक्टिवेट कर देता है। इस तरीके से बकहोल्स रिले जो है वो वहाँ पर वर्क करता है। इसकी पूरी वर्किंग मैं आपको मस्त तरीके से दिखाऊंगा, इसके लिए एक शॉर्ट सा वीडियो है मेरे पास, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के तो इसको और डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए भाई, और नेक्स्ट पॉइंट, अगला चीज़ क्या होता है, ट्रांसफार्मर के भीतर होता है उसका एक्सप्लोजन वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने कई बार देखा होगा कि इस तरीके से ऐसा कुछ वेंट जैसा बाहर निकला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन मतलब धमाके से या उसको ब्लास्ट होने से बचाने के लिए वेंट लगा होता है। इसको देख के लगता होगा ना आपको कि ये ट्रैक्टर में से ऐसा निकला रहता है, आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के ऊपर निकला रहता है, तो वो तो अलग चीज़ है कि वो तो चलो उसका आईसी इंजन के कंबशन के स्मोक को बाहर निकालने के लिए होता है। यहाँ कौन सा आईसी इंजन चल रहा है, ये क्यों ऐसा वेंट लगा के रखा है। देखिए ये किस तरीके से काम करता है, अगर आपने प्रेशर कुकर का यूज़ किया होगा, कभी चावल दाल बनाए होंगे, तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व होता है। तो जब कुकर की सीटी बजनी बंद हो जाती है या कभी एक पॉइंट पर सीटी उसकी ब्लॉक हो जाती है, विसल वाला पार्ट जब उसका बंद हो जाता है पूरी तरह से, चोकअप हो जाता है,
और आप दाल उबाल रहे हैं और देर तक चल रहा है प्रोसेस, तो क्या होता है कि उस बंद चेम्बर के अंदर ब्लास्ट होने का खतरा बन जाता है। तो उससे बचाने के लिए एक छोटा सा सेफ्टी वॉल्व होता है कुकर के ऊपर, आप देखते होंगे। तो ऐसा एक सेफ्टी वॉल्व जैसा एक सेगमेंट जो है वो ऐसा बना रहता है उसके ऊपर। तो वो सेफ्टी वॉल्व इमरजेंसी के कंडीशन पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है कि अगर वो पूरा ब्लॉकेज हो गया तो वो सेफ्टी वॉल्व बचाएगा। तो एक्सप्लोजन वेंट जो होता है वो भी मेन टैंक के साथ जुड़ा होता है। जब बहुत एक्सेसिव प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ पर, और सपोज कर लीजिए कि पाइप्स इसके क्लॉग हो गए हैं या किसी भी कंडीशन पर कुछ आउटपुट नहीं निकल पा रहा है और वो एक्सपेंशन जो हो रहा है ऑयल का वो लिमिट से बाहर है, तो एक्सप्लोजन वेंट तक पहुँच जाता है ऑयल और वहाँ से फिर बाहर थ्रो आउट होने लग जाता है। तो वो एक खतरनाक सिचुएशन रहती है, बट एक्सप्लोजन वेंट जो होता है वो उसको फूटने से बचाता है, उसके टैंक के एक्सप्लोजन से बचा लेता है उसको। तो यहाँ पे एक पतली सी लेयर रखी जाती है, मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं होता है कि ऑयल ऐसा शावर की तरह निकल जाएगा, नहीं तो कोई वहाँ से गुजर रहा होगा तो वो तो जल जाएगा इंसान। तो ऐसा भी नहीं होता है, वहाँ पर मेम्ब्रेन रहती है, उस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के बाद फिर जाके ऑयल निकलता है, फिर जाके वहाँ पे एक्सप्लोसिव गैसेस जो होती हैं वो बाहर आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो इसका रीज़न है इसके प्लेसमेंट का, ये पावर ट्रांसफार्मर में देना ज़रूरी होता है, एक्सप्लोजन वेंट्स। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है भाई। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर ऑयल का कंजर्वेटर। कंजर्वेटर या कंजर्वेटर टैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसकी और फोटोज़ है क्या? नहीं है, ओके ठीक। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक आपको दिखाई दे रहा है। कंजर्वेटर टैंक का क्या यूज़ है, शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देता हूँ, बस हम लोग लास्ट के टॉपिक पे पहुँच गए अब। ये देखें, ये हो गया ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर। कंजर्वेटर टैंक आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर ऐसा सिलेंड्रिकल सा इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो लगा होता है, यही होता है कंजर्वेटर टैंक। इसका काम ये होता है, इसको कभी भी ऐसा कंप्लीटली फिल नहीं रखा जाता है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा हाफ फिल्ड रहता है। इसका काम ये होता है कि जैसे आपको पता है सर्दियों में ऑयल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके टैंक से नीचे गैप आना शुरू हो सकता है ऑयल से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन पे ये जो एक्सप्लोजन वेंट बोलता हूँ, सॉरी, ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये ऑयल रिलीज कर देगा इस टैंक के भीतर, पाइप के थ्रू मेन टैंक से जुड़ा हुआ रहता है ये कंजर्वेटर टैंक। दूसरी तरफ अगर समर में ऑयल का एक्सपेंशन जब होता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये कंजर्वेटर टैंक जो है ये वापस से थ्रो आउट करेगा इस ऑयल को, और उसको एक्सपैंड होने की जगह चाहिए, ठीक है, ताकि वो इसकी बॉडी पर प्रेशर ना लगा सके। तो वो जगह कैसे मिलेगी, जब आपका ये कंजर्वेटर टैंक जो है ऑयल टैंक, ये उस ऑयल को रख लेगा अपने पास, तो उसकी लेवल में चेंजेस जो है वो आपको यहाँ से दिख सकता है। प्लस उसकी ऑयल की टेस्टिंग भी टाइम टू टाइम अगर आपको करना है तो मेन टैंक को खोले बिना आप कंजर्वेटर से ही छोटा सा एक आउटलेट रहता है उसको खोल के ऑयल को निकाल के ऑयल टेस्टिंग के लिए लेकर के जा सकते हैं। ट्रांसफार्मर के ऑयल की टेस्टिंग भी बहुत तरीकों से होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके लिए ऑयल की टेस्टिंग करनी पड़ती है हमको। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का ऑयल कंजर्वेटर। इट इज प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द मेन टैंक। ठीक है, हमेशा हाफ फिल रखा जाता है। किस चीज़ से बना होता है, इसको भी हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि या तो एल्यूमिनियम से या तो स्टील से, यही दो में से किसी एक से बनाया जाता है, जिससे कि आपने मेन टैंक को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट उसी में से किसी एक से। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर गेज, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर गेज, ये छोटा सा ऑयल टेम्परेचर गेज देखिए, इस पे इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। इसका भी इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि अभी इसका टेम्परेचर किस रेंज पर है, ताकि हम लोग टाइमली मॉनिटर कर सकें कि ट्रांसफार्मर, ये छोटे पावर ट्रांसफार्मर्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है, बड़े ट्रांसफार्मर्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका काम ये होता है, देखिए यहाँ पे छोटी सी लीड दिखाई दे रही है, ये उस ऑयल सेगमेंट के अंदर डिप्ड रहती है, ये थर्मोकपल के जैसा काम करता है। यहाँ से इसको क्या करते हैं, इसको स्क्रू अप कर देते हैं, जिससे कि ये वाली जो सेगमेंट्स रहती है, ये सेंसर जो इसका रहता है, ये ऑयल के अंदर चला जाता है। ठीक, अब जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर पे कुछ भी चेंजेस होता है तो ये मशीन बताता रहेगा आपको कि अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है, उस हिसाब से आप उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी कितना होगा प्रेजेंटली वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर की गेज। तो ये तो थे ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक पार्ट्स। ठीक है, ये तो थे ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक पार्ट्स, और ट्रांसफार्मर की वर्किंग और प्रिंसिपल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
पार्ट्स बताना बचा था, अभी आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है वो भी देख चुके हैं ट्रांसफार्मर का पूरी तरह से। अब अगली क्लास में आपसे मिलूंगा, ईएमएफ इक्वेशन वगैरह का टॉपिक जो है उसको मस्त से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आज का अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने में। ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा, आगे चल के आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक और न्यूमेरिकल ज़रूर से करवाऊंगा। सो ये सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।